सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1180 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एल्बाफ में सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, लेकिन उसी मोमेंट में ईमो एक्चुअल में एल्बाफ में आ गया था और वो लोअर वर्ल्ड में आ गया था। और उसके बाद हमें फाइनली इंट्रोड्यूस किया गया था वन पीस के मेन विलन से, जो कि है सेंट नेरोना ईमो, और हमें उसका अपीयरेंस भी देखने को मिला था पिछले चैप्टर के एंड में। लेकिन अभी इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, और मे भी इस चैप्टर के बारे में बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी कुछ थ्योरीज इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये वाला चैप्टर जो है ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा एक्शन हैवी है। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि ईमो ऑरेस्ट कैसल के ऊपर खड़ा हुआ है और वो वहां पे पूछता है कि इस कंट्री का किंग कौन है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि डोरी और ब्लॉगी उसे कहते हैं कि वो कौन है, और वो कहते हैं कि इस कंट्री का कोई भी किंग नहीं है। और मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि क्यों यहाँ पे ईमो को पता नहीं है कि एल्बाफ का कोई भी किंग नहीं है। लेकिन मैं तभी देखता हूँ कि ईमो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर सीधा पहुंच चुका है जोरो के ग्रुप के पास, और यहाँ पे वो इतना तेजी से जाता है उधर कि हमें लगता है कि वो टेलीपोर्ट ही हो गया। और जब वो वहां पे जाता है वो देखता है कि सोमर्स को यहाँ पे ग्रेड ने पकड़ रखा है, तो वो देखता है और जाता है और ग्रेड्स के फिंगर ही काट देता है जिनसे उसने सोमर्स को पकड़ा था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं और शॉक्ड है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तब जाके सोमर्स अपना हार्ट ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि जोरो यहाँ पे आता है और ईमो के अगेंस्ट स्टैंड लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जोरो उसे पूछता है कि क्या वो भी एक होली नाइट है, और हम देखते हैं कि इसी मोमेंट पे हारुडिन ईमो पे अटैक करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि इसी मोमेंट में स्टेंसन एक्चुअली में कुछ नोटिस कर देता है और वो यहाँ पे हारुडिन को किक कर देता है वहां से दूर करने के लिए। और हम देखते हैं कि उस चीज की वजह से यहाँ पे स्टेंसन का पैर ही कट जाता है। और हम देखते हैं कि ये जब ईमो करता है, जोरो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे वो परगुटरी ओनिगरी यूज करने की कोशिश करता है ईमो पे। लेकिन हम देखते हैं कि ईमो कैजुअली अपने टेल से उस अटैक को रोक देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद ईमो जोरो के ऊपर एक ब्लैक फ्लेम से अटैक करता है। और जब ईमो यहाँ पे ये ब्लैक फ्लेम यूज करने वाला होता है, वो मुद्रा बनाता है जो कि हमें पता है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में ये एक्चुअली में एनर्जी के स्टेट या फिर फ्लो ऑफ एनर्जी को सिग्निफाई करता है। और जब ईमो यहाँ पे ये अटैक करता है, यहाँ पे ईमो कहता है ओमेन, मोस्ट प्रोबेबली ये इस अटैक का नाम होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ईमो के इस अटैक की वजह से जोरो यहाँ पे पीछे ढकेल जाता है और उसको डैमेज भी होता है यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे पूरी तरह से समझ नहीं आता है कि यहाँ पे हुआ क्या। और यहाँ पे ईमो ने उसे कैजुअली ब्लॉक करके कैजुअली ही जोरो को डिफीट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हारुडिन यहाँ पे ईमो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ईमो यहाँ पे हारुडिन के ऊपर वैसा ही ब्लैक फ्लेम से एक अटैक करता है। और हम देखते हैं कि इस ब्लैक फ्लेम के ऊपर एक फेस जैसा कुछ तो बना हुआ है। और हम देखते हैं कि जब ये अटैक जाके हारुडिन को टच होता है, तब वहां पे बहुत ही बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है। और यहाँ पे इस मोमेंट में हम बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि जो हाउसेस और ट्रीज है वो लोग भी ईमो के लिए सिंग कर रहे हैं अभी भी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी सोमर्स एक्चुअली में नीचे पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि उसके बाद सोमर्स को भी ईमो यहाँ पे अपने ब्लैक फ्लेम से देता है। और यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि ईमो ने एक हॉलो दिया है सोमर्स को, जो कि उन ब्लैक फ्लेम से ही बना हुआ है। और इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सोमर्स को यहाँ पे एक पावर अप मिल चुका है और वो यहाँ पे हील भी हो रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि सोमर्स यहाँ पे इस ओमेन को मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पे सोमर्स के पास जो हॉलो टाइप का चीज है ब्लैक फ्लेम से, वो भी पूरी तरह से सिमिलर दिखता है जो रिंग हम ईमो के पीछे देखते हैं उसकी तरह, बस इसमें आंखें नहीं बनी हुई है। और यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं कि ईमो कहता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही यहाँ से कहीं पे चले जाते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली ईमो कह रहा है कि उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ईमो के पास एक टाइम लिमिट होगा जिसके अंदर ही वो लोअर वर्ल्ड में रह सकता है, और उससे ज्यादा रहेगा तो उसे प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे जब ईमो और सोमर्स यहाँ से चले जाते हैं किसी और जगह, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाउसेज और ट्रीज थे जो कि पूरी तरह से जिंदा हो गए थे और वो लोग ईमो के लिए गा रहे थे, हम देखते हैं कि वो सब भी यहाँ पे नॉर्मल हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि ईमो यहाँ पे उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तब एल्बाफ में एक अनाउंसमेंट होता है। और इस अनाउंसमेंट में ये कहा जाता है कि एक पर्सन जो कि होली नाइट से भी ज्यादा ताकतवर है, वो यहाँ पे एल्बाफ में आ चुका है, और इसलिए पूरे एल्बाफ को अभी अलर्ट में रहना चाहिए। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखते हैं जब ईमो यहाँ पे जाके सबके साथ फाइट कर रहा है, तब हम ईमो के साइज को अगर देखें तो वो थोड़ा सा बड़ा तो है। मे बी तुम कंपेयर कर सकते हो बिग मॉम, काइडो और व्हाइट बियर्ड के साइज के साथ, लेकिन मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लगता है इस चैप्टर में कि वो मे बी उन लोगों से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है। और जब इस चैप्टर में हम देखते हैं कि ईमो एक्चुअली में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक उड़ते हुए जाता है, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ईमो के पास विंग्स एक्चुअली में है। और जब तुम ईमो के विंग्स को देखोगे तो उन्हें देख के ऐसा ही लगता है कि वो एक लोनारियन के विंग्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट प्रोबेबल होने वाला है कि ईमो एक लोनारियन है। और मुझे अभी लगता है कि ईमो का जो एक फॉलन एंजल वाला चीज लोग डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन में, वो भी अभी सच हो सकता है। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो पिछला चैप्टर था वहां पे हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या ईमो के पास यहाँ पे विंग्स हैं, और अगर उसके पास विंग्स भी हैं तो उसका फायर कहाँ पे है। और हम लोग जो उसका ब्लैक क्लाउड्स था उसे देख के नॉर्मल जोन टाइप अवेकनिंग सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ अलग ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे
जब तुम इमू को उस फायर टाइप अटैक को यूज करते हुए देखोगे जो ब्लैक फ्लेम से बना है, और यहाँ पे वो बहुत सारी अलग अलग चीजें कर पा रहा है ब्लैक फ्लेम से। और यहाँ पे अगर हम कहें कि उसके जो पीछे जो आंखों के साथ बना हुआ है वो भी एक्चुअली ब्लैक फ्लेम से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो इमू का फ्लेम्स है वो पूरी तरह से ब्लैक ही है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई तो रीजन होगा कि जो इमू के नॉर्मल फ्लेम्स थे एज ए लुनारियन वो एक्चुअली ब्लैक फ्लेम्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और उनकी यूज करके इमू बहुत सारी डिफरेंट चीजें कर पा रहा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो एंजल वाली चीज है वो तो ऑब्वियसली उसके ब्लैक फ्लेम्स में जो आंखें बनी हुई है उसकी वजह से आ रहा है, लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि इमू ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल फ्लेम्स है वो एक्चुअली ब्लैक फ्लेम्स में कन्वर्ट हो गई हो, और इसीलिए मे बी वो एक फॉलन एंजल टाइप का हो कि एक लुनारियन था जो कि बहुत बुरा बन गया, इसीलिए उसकी फ्लेम्स ऐसी कन्वर्ट हो गई। और मैं जनरली बुरा तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी बुरी चीजें तो किंग ने भी की है, और मुझे लगता है कि इमू ने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा जिसकी वजह से उसके जो खुद के फ्लेम्स थे उन्होंने ही उसे रिजेक्ट कर दिया। और जब यहाँ पे इमू जोरो के ग्रुप के बाद सांजे के ग्रुप तक जा रहा होता है उड़ के, हम देखते हैं कि यहाँ पे इमू एक्चुअली स्पॉट करता है गुंको को जो कि अभी भी रैग्नेर के आइस में ट्रैप्ड है, और हम देखते हैं कि इमू वहाँ पे जाते वक्त भी वो एक ओमेन यहाँ पे छोड़ देता है उसकी तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है उस जगह पे, और हमें यहाँ पे ये नहीं दिखाया गया कि क्या इमू के ओमेन की वजह से यहाँ पे गुंको फ्री हो गई या फिर मे बी वो आइस मेल्ट हुआ कि नहीं। इस चैप्टर में हमें तो नहीं दिखाया गया कि वो ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कॉपर गबान को जो कि अभी भी अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस के पास में ही है, और वो यहाँ पे कहता है कि उसने अपनी लाइफ में ऐसी हाकी कभी फील ही नहीं की है, और गॉड वैली में भी उसने ऐसी हाकी फील नहीं की है। लेकिन हमने गॉड वैली में देखा था कि इमू ने यहाँ पे सैटर्न के बॉडी का कंट्रोल लिया था और उसके बाद उसने वहाँ पे हाकी भी यूज की थी, तो मुझे यहाँ पे नहीं पता कि क्या इमू यहाँ पे एक अलग हाकी यूज कर रहा था। मे बी ऐसा हो सकता है कि उसका हाकी डिपेंड करता हो कि वो किसको एक वेसल की तरह यूज कर रहा है उस पे, और मे बी उसके ओरिजिनल बॉडी में इतना ज्यादा हाकी है कि स्कॉपर गबान यहाँ पे ये कह रहा है। और उसके बाद हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी और लोकी अभी भी खा ही रहे हैं, और यहाँ पे लूफी को कहता है कि उसे अभी जल्दी खा लेना चाहिए, और यहाँ पे वो कहता है कि कोई और चीज भी एल्बाफ में आ रही है और इसलिए लूफी को यहाँ पे जल्दी खा के अपनी एनर्जी कंजर्व करनी चाहिए ताकि वो फाइट कर सके। और उसके बाद हम सांजी के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जिम्बे इस हाकी को फील करता है और वो कहता है कि ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हाकी है, और हम देखते हैं कि इमू यहाँ पे भी पहुंच जाता है और वो यहाँ पे आते ही किलिंगम को भी एक ओमेन दे देता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि किलिंगम भी ये जो ओमेन इमू से मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश है, तो मोस्ट प्रोबेबली इससे भी किलिंगम हील होने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सांजी यहाँ पे इमू को पूछता है कि कौन है वो, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिम्बे सांजी को कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, और हम देखते हैं कि सांजी जाता है और इमू पे सीधा ही अटैक कर देता है और वो कहता है कि वो कौन है इन लोगों को फ्री करने के लिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एफर्टलेसली यहाँ पे सांजी के को ब्लॉक कर देता है इमू अपने पैरों से, और यहाँ पे ये देख के सांजी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इमू अपने पैरों पे ब्लैक फ्लेम से कवर करके सांजी के ऊपर अटैक करता है, और जब यहाँ पे इमू अपने ब्लैक फ्लेम वाले किक से सांजी पे अटैक करता है हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और हमें ये भी नहीं दिखाया जाता कि सांजी को क्या हुआ यहाँ पे। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे आ जाता है और वो इमू से पूछता है कि उसका क्या बिजनेस है एल्बाफ में, और यहाँ पे इमू लोकी को कहता है कि 14 साल पहले उसके सर्वेंट हेरल्ड को किसने मार दिया था एल्बाफ में, और उसी पर्सन को यहाँ पे इमू ढूंढ रहा है। और यहाँ पे लोकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हेरल्ड उसका सर्वेंट नहीं था, वो उसका फादर था और इस लैंड का किंग था। और उसके बाद लोकी इमू को कहता है कि वो वही है जिसे इमू ढूंढ रहा है, और यहाँ पे इमू कहता है कि अगर लोकी वहाँ पे नहीं होता ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था। और लोकी यहाँ पे उसे कहता है कि वो एल्बाफ में नहीं होगा तो दुनिया में वो कहाँ होगा, और यहीं पे ये वाला जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है। और ऑब्वियसली इस चैप्टर के एंड में हम देख रहे हैं कि लोकी यहाँ पे इमू के अगेंस्ट खड़ा है और ये एक डेफिनेटली बड़ा फाइट होने वाला है, और यहाँ पे हम लूफी को कहीं पे भी नहीं देख रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली लूफी यहाँ पे बाद में आएगा बैटल ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे मे बी लूफी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार गियर 5th को यूज कर चुका है। और यहाँ पे इस चैप्टर में हमें पूरी तरह से इमू को दिखाया जाता है, हम उसकी पूरी बॉडी देखते हैं और हम देख रहे हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे व्हाइट डॉट्स बने हुए हैं। और जितना मुझे पता है कि ये अफ्रीकन ट्रेडिशंस में ऐसा होता है कि लोग अपने बॉडी के ऊपर ऐसे व्हाइट डॉट्स बनाते हैं, और उनके ट्रेडिशंस में ये डॉट्स यहाँ पे उन्हें कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिर स्पिरिचुअलिज्म से, और एक तरह से वो लोग इन डॉट्स का यूज करते हैं ताकि वो लोग स्पिरिट्स को एक्चुअल में अट्रैक्ट कर पाए अपनी बॉडी की तरफ। और ये तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये लोग यहाँ पे स्पिरिट्स को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो उनका बॉडी पोजेस करें। और मुझे लगता है कि ऐसा मे बी लिटरली हुआ हो इमो के साथ, कि मे बी ऐसा उसने कुछ किया हो। मे बी हमें फ्यूचर में पता चले कि इमो के बॉडी को यहाँ पे कुछ और चीज ही कंट्रोल कर रही है, और मे बी शायद ये बॉडी ही इमो का नहीं है और वो एक्चुअल में इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और ऑब्वियसली अगर स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट करना हो तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि इमो यहाँ पे मुद्रा यूज करता है, जो कि यहाँ पे हिंदुइज्म में सोल या फिर अपनी स्पिरिट्स को सिंबलाइज भी किया जा सकता है। और इस चैप्टर में हम देखते हैं इमो को अपने ब्लैक
फ्लेम का यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक यूज़ करते हुए, और हम देखते हैं कि उन सब का नाम ही ओमेन था। और हम इस चैप्टर में ये भी देखते हैं कि मे बी किलिंगम और सोमर्स यहाँ पे ओमेन मिलने के बाद हील हो रहे हैं, या फिर वो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हैं तो मे बी उन्हें एक पावर अप भी मिल रहा है। और अगर हम जनरली ऐसे ओमेन का मतलब देखें तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ जो फ्यूचर में होगा, तो जनरली वो ऐसे सिग्निफाई नहीं करता है कि जो चीज़ होने वाली है वो बुरी या फिर अच्छी है। और मे बी शायद इसीलिए ईमो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक कर पा रहा है ओमेन का यूज़ करके। जैसे कि हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बस किसी को हर्ट कर पा रहा है, या फिर वो यहाँ पे एक एक्सप्लोजन भी क्रिएट कर पा रहा है। और अगर हम किलिंगम और सोमर्स के केस में देखेंगे तो मे बी वो उन्हें हील और पावर अप दोनों कर पा रहा है। और जो जापानीज ट्रांसलेशन था उसमें लोग यहाँ पे कुछ बोल रहे थे माकी जैसा कुछ है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ एक हाकी जैसा सिमिलर चीज हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे इस अटैक का एक और भी था कि द फ्लेम्स ऑफ द डेविल या फिर द फ्लेम्स ऑफ हेल। तो मे बी यहाँ पे ईमो बस इन फ्लेम्स को यूज कर रहा है और यही उसकी पावर है। और यहाँ पे शायद मे बी ईमो इन फ्लेम्स या फिर माकी का यूज करके बहुत सारे डिफरेंट चीजें कर सकता है। तो मे बी यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है कि कैसे हमें पता है कि लूफी यहाँ पे कुछ भी इमेजिन करे वो कर सकता है, तो वैसे ही ईमो यहाँ पे अपना ओमेन का यूज करके बहुत सारे डिफरेंट चीजें कर सकता है। और मे बी किसी तरह से हो उसके सोल से भी रिलेटेड हो, पर फिर भी अभी के लिए ये तो बस मेरी थ्योरी ही है। और यहाँ पे इस चैप्टर में एक और चीज भी है कि ओडा हमें यहाँ पे ईमो को ऐसे शो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ईमो यहाँ पे मेन विलन है और यहाँ पे उसे देख के ऐसा फील भी होता है कि वो एक मेन विलन है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ईमो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमें पता है कि उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है। और क्योंकि उसके पास यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे कि यहाँ पे वो सीधा जाता है और सोमर्स को फ्री करता है और उसके बाद उन्हीं लोगों से फाइट करता है जिनसे फाइट करने की उसे जरूरत है। और यहाँ पे वो बस उन्हीं लोगों पे अटैक कर रहा है जो लोग उस पे अटैक करते हैं, शायद मे बी उसे अपनी एनर्जी कंजर्व करनी हो। और यहाँ पे जब से वो रास्ते पे ही था, उड़ के जा रहा था सांजी के ग्रुप के पास, वो सीधा ओमेन यूज करता है और गुंको के पास छोड़ देता है। और उस चीज से मे बी वो फ्री होती है, मे बी वो नहीं होती है, वो तो हमें नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर यहाँ पे वो फ्री हो जाती है तो हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि कैसा हमें बताया गया था कि रैग्नर की आइस को वही मेल्ट कर सकता है। नहीं, हमें दिखाया जा सकता है कि ईमो एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे ईमो के स्ट्रांग होने वाली चीज तो हमें इस चैप्टर में दिखाई जाती है पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि वो आता है और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि वो कैजुअली ही यहाँ पे जोरो और सांजी को डिफीट कर देता है। और यहाँ पे इस चैप्टर में डेफिनेटली ओडा हमें दिखाते हैं कि ईमो कितना स्ट्रांग है, क्योंकि तुम ऐसा फील कर सकते हो कि एल्बाफ में अभी करंटली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ईमो ही है। और यहाँ पे जो डिमीनर ईमो शो कर रहा है कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा ऊपर है, वैसा ही होना चाहिए ईमो को। और मुझे यहाँ पे लगता है कि ओडा ने यहाँ पे ईमो को एज अ रूलर ऑफ द वर्ल्ड और मोस्ट ऑफली वो यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, उसे पूरी अच्छी तरह से दिखाया है। क्योंकि हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रेस नहीं है, उसे यहाँ पे किसी चीज से भी यहाँ पे टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता है कि उसे यहाँ पे कोई भी चीज से डेंजर हो ही नहीं सकता, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और हाँ, ऑब्वियसली हमें पता है कि जोरो और सांजी को अगर भी ईमो ने डिफीट कर दिया है तो वो लोग बहुत ज्यादा टाइम के लिए डाउन नहीं रहने वाले हैं, अगले चैप्टर में वो लोग उठ जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज भी है कि हमें नहीं पता कि सोमर्स यहाँ से कहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे ईमो से हील होने के बाद सोमर्स यहाँ पे गया कहाँ पे। और यहाँ पे ऑब्वियसली किलिंगम को भी एक पावर अप मिल रहा है, तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जोरो और सांजी को एक रीमैच मिलेगा किलिंगम और सोमर्स से। और उस फाइट में हम मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे कि ईमो के यहाँ पे उन्हें ओमेन देने की वजह से वो लोग को यहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावर अप मिल चुका है और वो लोग अभी खड़े हो पाएंगे जोरो और सांजी के अगेंस्ट में। और ऑब्वियसली यहाँ पे जोरो और सांजी को उन्हें डिफीट करना ही होगा अगर उन्हें विंग्स ऑफ द पायरेट किंग रहना है यहाँ पे ईमो से कुक होने के बाद। पर फिर भी ये वाला चैप्टर था, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।